हाय एवरीवन, आज हम जानेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें हमने जाना था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर, साथ ही साथ में देखा था हमने फ्रेडरिक सोरियो का जो प्रिंट था उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो के साथ। इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या बोला मैंने, पर देखिए जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने क्लास 9 में पढ़ा था वो एक इवेंट था जिसने ऑल ओवर यूरोप आग सी लगा दी थी। क्यों? क्योंकि वो एक पहला इवेंट अकर हुआ था नेशनलिज्म, जहां से हमें नेशनलिज्म की एक परिभाषा मिली थी, एक क्लियर कट एक्सप्रेशन मिला था नेशनलिज्म को लेकर के। तो हम सब जानते हैं कि 1789 में जो बेस्टाइल वाला एक इवेंट हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से ही वो सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो 1789 में ही हमारी जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो हमारी हट करके जो पावर होती है पूरी चली जाती है नेशनल असेंबली के हाथ में। काफ़ी सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इस दौरान। क्यों वो रीजंस हुए? तो देखो, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल निभाया वहां की जनता ने निभाया। उनके बीच एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हुआ करती थी, मतलब वो सब अपने आप को एक साथ देखा करते थे। क्या क्या रीजन थे इसके पीछे की वो जिस वजह से अपने आप को एक साथ देखा करते थे, एक एक करके हम वो सब रीजन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ले सिटेन, बेसिकली ये क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। इंडिया को हम जब बोलते हैं तो भारत माता बोलते हैं। अब जब भारत माता बोलते हैं, हम सबके जो इमोशंस होते हैं अपने देश के लिए थोड़ा सा उमड़ करके ज्यादा आते हैं, क्योंकि हमने एक रिश्ता सा जोड़ लिया। वैसे वहां पर जो लोग हुआ करते थे वो अपने आप अपने देश को द फादरलैंड बोला करते थे, और इसी वजह से एक उनके बीच सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी देखने को मिलती थी। साथ ही साथ में एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया जिसने रिप्लेस किया था जो फॉर्मल लॉयर स्टैंडर्ड हुआ करता था उसको, मतलब जो राजा जिससे अपने आप को रिप्रेजेंट करा करता था उसको रिप्लेस करके एक फ्रेंच फ्लैग को लाया गया जो कि 3 कलर का हुआ करता था। साथ ही साथ में हमने देखा था कि नेशनल असेंबली बनाई जाती है। लोग थर्ड स्टेट के गुस्सा होकर के जब किंग से बाहर चले जाते हैं एक नेशनल असेंबली फॉर्म होती है, तो वो सब चीजें हुई। जगह जगह हिम्स कंपोज करने जाने लग गए, ओस वगैरह लिए जाने लग गए, और मार्टेस को सम्मान दिया जाने लग गया। मार्टेस मतलब जो भी शहीद हुए ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन उनको अब सम्मान दिया जाने लग गया था। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। साथ ही साथ में यूनिफॉर्म लॉ इंट्रोड्यूस करे गए सिटीजन्स के लिए विद इन द टेरिटरी ऑफ फ्रांस। बेसिकली जो भी फ्रांस की टेरिटरी में आया करता था, उसका जो नेपोलियन था उसने काफी सारा राज्य अपना फैलाया था फ्रांस के बाहर भी। तो जो भी इसकी टेरिटरी में आया था उन सब के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ लाया गया, उन सभी सिटीजन्स के लिए। साथ ही साथ में जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगा करती थी पहले, उसको हटाया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं? बेसिकली जो आपका एक जगह से जब दूसरे के सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो उस पर काफी सारे टैक्सेस लगते हैं, कोई हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज। पर यहाँ पर जो हुआ करता था एक देश में ही अपने आप में ही चला जाया करता था, कस्टम ड्यूटीज लगाई जाया करती थी। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल फिर से लेते हैं। सपोज करिए इंडिया में ही अगर आप कहीं जम्मू एंड कश्मीर से ट्रेवल कर रहे हैं, आप राजस्थान सपोज, तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से कोई सामान या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो काफी सारी कस्टम ड्यूटीज लगाई जाएंगी। वो तो चीज गलत हो जाएगी ना, नहीं लगना चाहिए। तो वही चीज हमें फ्रांस में देखने को मिलती है, पर इस सब चीजों को अब हटा दिया गया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट और मेजर्स का। बेसिकली क्या किया गया, जहां पहले एक जगह से आप दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं तो वेट का मतलब भी बदल जाया करता था। यहाँ 1 ग्राम का मतलब कुछ और है, वहां 1 ग्राम का मतलब कुछ और है। ये सब चीजें हटा करके एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर अडॉप्ट किया गया, और फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया नेशन का। तो काफी सारे ये स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से उनमें एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी उभर करके आती है। तो चलिए, फ्रांस में तो सब चीजें हो गई। अब वहां के लोगों ने क्या डिसाइड किया, जो भी रेवोल्यूशनरीज थे वहां के लोगों ने उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हम अदर लोगों की हेल्प करेंगे यूरोप में जो भी हैं उनको एक नेशन बनाने में। जैसे ये न्यूज थ्रू आउट द यूरोप फैलती है, अलग अलग जगह हमें जैकोबिन्स क्लब देखने को मिलते हैं जो कि फ्रेंच आर्मी को एक रास्ते प्रिपेयर करके देते हैं कि आओ भी हमारे देश में और आकर के यहाँ की मोनार्की को हटाओ और आप अपना राज्य स्थापित करो। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आया करती थी, जैसे हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और इटली उनमें से एक हुआ करती थी। शुरुआत में काफी सारी जगह फ्रेंच आर्मी का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। इनको एक मसीहा की तरह देखा जाता है। क्यों मसीहा की तरह देखा जाता है? सबसे हमने देख चुके कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, जो डिवीजन हुआ करती थी उसको पूरा सिंप्लीफाई किया गया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया गया। तो चलिए फ्यूडल सिस्टम पहले समझ लेते हैं। सपोज करिए ये आपकी कंट्री है, इसको छोटे छोटे लैंड में आपको बांट दिया गया। यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड को बना दिया गया, या फिर यहाँ की पावर किसी एक के हाथ में दे दी गई, और ये जो जमीन है उस पर लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, फोर्सफुली लोगों से काम करवाते हैं, जिससे हम सर्फडम भी बोलते हैं, मतलब दास प्रथा भी बोलते हैं। यहाँ पे ये काम होता है, और जो भी इनको प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा चला जाता है जो भी इन सबके ऊपर होता है, जो राजा होता है जिसकी पूरी जमीन होती है उसके पास,
और कुछ कुछ हिस्सा यही लोग रख लेते हैं। तो ये पूरा फ्यूडल सिस्टम में आया। बेसिकली जो इसका रिलेशन होता है वो होता है लैंड के साथ। तो देखो अबॉलिश कर दिया गया था फ्यूडल सिस्टम को, तो अब जो सर्वडम की प्रथा चलती आ रही थी, दास प्रथा चलती आ रही थी, उस सबको अब हटा दिया गया। डेफिनेटली जब फ्यूडल सिस्टम खत्म होगा तो हमारा जो सर्वडम हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो पीजेंट्स हुआ करते वो इस सब चीजों से हट गए। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को रिमूव किया गया। क्या हुआ करता है गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, आप गिल्ड बना करके काम नहीं कर सकते। अगर आप गिल्ड बना करके काम करेंगे उससे नुकसान होगा राजा को, क्योंकि वो तो नहीं चाहेगा कि सब लोग एक ही साथ काम करें, वो तो चाहेगा कि डिफरेंसेस हैं। तो इसी वजह से उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। पर नेपोलियन ने आकर के गिल्ड रेस्ट्रिक्शन जो हुआ करती थी उसको हटा दिया। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाया गया। स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर, ये चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। साथ ही साथ में लाया गया सिविल कोड ऑफ 1804। क्या है ये सिविल कोड? इसको हम यूजुअली नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। तो देखो बात करेंगे हम नेपोलियनिक कोड की, तो ये प्रिविलेजेस जो एंजॉय कर रहे होते हैं वैसे ही फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग, उसको खत्म करता है और सबके लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ लेकर के आता है। साथ ही साथ में सिक्योर करता है द राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए वापस आते हैं अपनी कहानी पर। हमने देखा कि फ्रेंच आर्मी अब पूरे यूरोप में फैलना स्टार्ट कर दी गई। काफी सारे लोग उनका काफी अच्छे से वेलकम भी कर रहे हैं, उनको मसीहा की तरह देख रहे हैं। वहीं काफी सारे लोग उनको डिसलाइक भी कर रहे हैं। लोगों के मिक्स रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि जो लोग वेलकम कर रहे थे, जो लोग खुश थे, उनका भी अब रिएक्शन जो है चेंज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हल्की हल्की चीजें साफ होने लगती हैं। इनको समझ आने लगता है कि अभी भी इनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिली है। क्योंकि देखो नेपोलियन ने भी क्या किया था, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था। हालांकि काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेकर के आया था जो कि पॉजिटिव भी थे, पर डेमोक्रेसी को तो उसने डिस्ट्रॉय किया ही था। कि जो नेपोलियन ने कॉन्कर करी थी बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज, उसमें हमें इंक्रीज टैक्सेशन देखने को भी मिलता है। सेंसरशिप भी वो लागू करता है। साथ ही साथ में वहाँ के लोगों को फोर्स भी किया जाता है कि फ्रेंच आर्मी में तुम पार्टिसिपेट करो और जो बचा हुआ यूरोप है उसको कॉन्कर करने में हेल्प करने के लिए। तो लोगों को समझ आने लग गया कि ठीक है भाई, तुम आए, तुमने हमारा काम किया, पर हमारे काम को ज्यादा बिगाड़ा। बेसिकली तुम्हारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, पर वो इतने भी पॉजिटिव नहीं है जितना तुम ये हम पे लागू कर रहे हो। तो लोगों के अब जो रिएक्शन था वो लोग बिल्कुल नापसंद करना स्टार्ट कर देते हैं नेपोलियन को। आगे चल करके हमें देखने को मिलेगा कि कैसे बाकी अदर कंट्रीज के लोग मिल करके हराते हैं नेपोलियन को। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब डिस्कस करेंगे हम आगे की बातें ऑन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तब तक के लिए बाय बाय।